नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये तीनों शिफ्ट के जो जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के करेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं, जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। आपको आगे वाले दिनों में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शांता और वीपी धनंजय को, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है। किस जो है कथक नृत्य के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? किसके लिए, किस नृत्य होता है यहाँ पर? शांता रूपी धनंजय को भरतनाट्यम के लिए जो है सम्मानित किया गया था कालिदास सम्मान से। अगर बात करें भरतनाट्यम से कौन कौन सम्मानित है, रुक्मिणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम से सम्मानित। यह एक भारतीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और पशु कल्याण की कार्यकर्ता थी। वह मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई की शिष्या थी और पंडल नूर यानी कैलय क्षेत्र के शैली के बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करती थी। अगर बात करें टी बाला सरस्वती, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली कलाकारों में से एक थी। ई कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम के पुनरुद्धार के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। भरतनाट्यम में कुछ और प्रमुख कलाकारों का नाम जान लीजिए। पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, सोनल मानसिंह, वयंती माला और स्वप्न सुंदरी, ये सभी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में विकसित एक एकल स्तरीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति भरत मुंडी के नाट्य शास्त्र से हुआ है। मंदिरों में देवदासियों ने इसे नृत्य को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, शुद्धि आंदोलन की समाज से संबंधित है। यह जो है आर्य समाज से संबंधित है। अगर बात करें, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किया गया था। इस संगठन ने विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा जैसे मुद्दों के लिए आवाज भी उठाया था। और ये मैंने जो है 15 तारीख को जो है क्यूज पोल में इसका क्वेश्चन भी कराया हुआ है। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित, सभी लोग को पता है, कथक नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें कथक के कुछ अन्य कलाकार के, तो पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य के प्रतिपादक थे, वे लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के थे। वो संगीतकार, गायक और नर्तक भी थे। उन्होंने कथक नृत्य में नई ऊंचाइयों हासिल की। उन्होंने कथक हेतु कलाश्रम की स्थापना भी किए थे। अगर बात करें रोशन कुमारी, ये भी कथक से संबंधित। उन्होंने केएस मौर्य और सुंदर प्रसाद को कथक की शिक्षा लिए थे। उन्होंने कई संगीत सम्मेलन में अपनी प्रस्तुतियों दिया था। उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में भी नृत्य नृत्य किया है। पंडित मुन्ना शुक्ल, जानकी कुछ प्रसाद कृतियाँ उनकी जो है नृत्य नाटक शान मुगल, इंद्र सभा और अमीर खुसरो, अंग मुक्ति, अन्वेषण बहार, नटराटक, कोच बढ़ी, ये सभी जो है पंडित मुन्ना शुक्ला की सभी जो कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? शांता थोटम को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए 2011 के जनगणना के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो दिए हुए, आप जाके वो सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महासागरीय अम्लीकरण में किस गैस का इस्तेमाल होता है? इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धम्म संस्कृत शब्द का धर्म का डैश शब्द, यह जो है पाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता में किन चीजों के खुदाई से संबंधित साक्ष्य नहीं मिला था? अस्पताल का जो है कोई साक्ष्य नहीं मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता में कुछ अन्य जो चीजों के बारे में, तो यहाँ से जो है तांबे की इक्का गाड़ी, कान से दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अबलोतिकीस की मूर्ति, हाथी के दांत के बना कंघा, उसके अलावा जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरी, हिरण और चिंकारे का अवशेष प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय शूटिंग के अभिनव बिंद्रा किस राज्य के? ये जो है उत्तराखंड देहरादून राज्य के हैं अभिनव बिंद्रा। इन्होंने अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में भारत के लिए प्रमुख निशानेबाज है। वे जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा त्योहार धार्मिक त्योहार नहीं है? गांधी जयंती जो ऑप्शन में दिया गया था, ये धार्मिक त्योहार नहीं है। ये जो महात्मा गांधी के जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इससे पहले भी बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है।
भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह किस राज्य से संबंधित? ये जो है दिल्ली के हैं। अनाहत सिंह किस राज्य के हैं? दिल्ली का हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। अनाहत सिंह एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है। वह एशियाई खेलों के दोहरी कांस्य पदक विजेता है। सितंबर 2024 के अनुसार अनाहत सिंह जो है विश्व में 100वें स्थान पर है। 14 साल की उम्र में वह 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट थे। वह सबसे कम उम्र की भारतीय एशियाई खेलों की पदक विजेता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अधिकार की अधिकतर विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? अगर बात करें संविधान में ज़्यादातर जो है विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर बात से करें इसके जो कुछ अन्य फैक्ट का, तो इस अधिनियम के जरिए भारत के शासन को स्वरूप को संघीय बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के शक्तियों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुआ था। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी हुआ था। इस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद को खत्म कर दिया गया और इनकी जगह एक सलाहकार निकाय बनाया गया। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भी किया गया और इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय भी किया गया। इस अधिनियम के तहत विधायकों के आकार को बढ़ाया गया। इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार भी किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। इतने सभी फैक्ट जो है आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किससे लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अगर बात करें संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है और मैंने जो संविधान के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं वो जाकर जरूर कवर कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर बात करें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के सिद्धांत जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्पल टेल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक जो है सुधा जी तिलक द्वारा लिखा गया है और मैंने पुस्तक रिलेटेड जो वीडियो दिया हुआ है आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन के मैंने 500 प्लस उसमें पुस्तक लेखक कराया हुआ है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? ये जो है ताराबाई शिंदे द्वारा किया गया और ये क्वेश्चन जो मैंने उसमें कराया हुआ था। अगर बात करें ताराबाई शिंदे के नारीवादी कार्यकर्ता थी जिसने 19वीं सदी के भारत में पीड़ित सत्ता और जाति का विरोध किया था। वो अपने प्रकाशित काम स्त्री पुरुष तुलना मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित की जानी जाती है। यह पैम्पलेट उच्च जाति के पितृसत्ता की आलोचना है और अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीएसटी संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? यह जो है 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। अगर बात करें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह केंद्रीय वस्तु सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। अधिनियम में वस्तु और सेवाओं के अंतर राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने और संग्रहण का प्रावधान करता है। अगर बात करें जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। परिचित संगीतकार तानसेन बारिश होने के लिए कौन सा राग गाते थे? ये जो है राग मल्हार गाते थे बारिश के लिए। अगर बात करें संगीत सम्राट तानसेन हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इनके गुरु स्वामी हरिदास थे किंतु उन्होंने मान सिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त किया था। इन्होंने दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि रागनियों की रचना भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये जो हाजीपुर में। अगर बात करें कुछ अन्य रेलवे जोन के, तो उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय बम्बई में यानी मुंबई में हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागर शैली में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नहीं था? यह ऑप्शन के अनुसार था लेकिन आप कुछ नागर शैली के मंदिर के बारे में जान लीजिए। नागर शैली में बने कुछ और प्रमुख मंदिर देख लीजिए। महाबोधि मंदिर यह गया बिहार में है। कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर यह पुरी ओडिशा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है और ये सभी जो नागर शैली में निर्मित है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में है। दिलवारा का जैन मंदिर आबू पर्वत राजस्थान में है।
है, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में है, मोढेरा सूर्य मंदिर भी गुजरात में है, ओसिया मंदिर भी गुजरात में है। नागर शैली से जुड़े कुछ खास बात जान लीजिए। नागर शैली के मंदिर में चारी दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होता है। यह मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बनते हैं। इन मंदिर में गर्भगृह सबसे ऊंचे टावर के नीचे होता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। इन मंदिर के शिखर पर आमलक या कलश होता है। इन मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ होता है। अब द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर जान लीजिए। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है। द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण और दक्षिण भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी ये जो है द्रविड़ शैली से संबंधित है। यह जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह मंदिर चोल शासक राजा राज ने बनवाया था। बात करें मीनाक्षी मंदिर की, यह मदुरई में है और द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ था, जिसका उदाहरण यह मंदिर है। अगर बात करें रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में, यह द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ था, इसका उदाहरण यह मंदिर हो जाएगा। रामेश्वरम मंदिर भी द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, गौर मारिया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ अन्य त्योहार का, तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर लोक उत्सव भी मनाया जाता है। कोरिया मेला छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फागुन बधाई भी मनाया जाता है। चंपारण मेला, मरई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, पोला महोत्सव, ये जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों में मनाया जाता है। हरेली त्योहार, नारायणपुर मेला, भोरमदेव महोत्सव, ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न, जो पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। और तीज महोत्सव जो है, ये सभी जो है त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, छठ पूजा कितने दिन का त्यौहार है? ये जो है टोटल 4 दिन का त्यौहार है और ये जो है बिहार राज्य में स्पेशली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें छठ पूजा के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट का, तो यह पर्व जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होता है। यह त्यौहार चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि पर खत्म होता है। छठ पूजा का प्रारंभ जो है नहाय खाए से होता है और व्रत का पारण चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ खत्म होता है। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा पाठ के दौरान पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें जो है लहसुन और प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होता है वहाँ भक्ति गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? अगर बात करें इसकी स्थापना का, तो इसकी स्थापना जो है फरवरी में 1921 में किया गया था। अगर बात करें बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को वाराणसी में विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। मूल रूप से काशी विद्यापीठ नाम वाले इस विश्वविद्यालय का नाम 1995 में बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन किस अनुच्छेद में? इससे पहले मैंने जो एनालिसिस कराया था उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के सभी अनुच्छेद भी कराया हुआ और एक्स्ट्रा मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है अनुच्छेद का, अनुसूची का, भाग और सब किस देश से क्या लिया गया है, ये सभी संविधान का चारों टॉपिक कराया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करिए इस क्वेश्चन को, तो इसका वेतन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 125 हो जाएगा और अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में निर्णय किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 126 की, तो यह जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 132, 133, 34 और 36 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से जुड़ा जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 134 के मुताबिक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। अनुच्छेद 136 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झूम कृषि को किस राज्य में दहिया के नाम से जाना जाता है? इसे जो है मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें झूम कृषि की, तो यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें जो है असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। खेती की इस तरीके को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और इसे जो इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। इसे जो यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें अन्य राज्यों में इसे कौन कौन सा नाम से जाना जाता है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे पूनम कहा जाता है। मणिपुर आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाहित है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को दहिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को 2023 में कुआन एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो असम राज्य के मुख्यमंत्री, इनको सम्मानित किया गया था। ये करेंट अफेयर का मैंने PDF जो आज भी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आपको ये सारे प्रश्न जो है जरूर फंसने की संभावना होगा, इसलिए उस वीडियो को जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिए और खुद से रिविजन कर दीजिए। जितने भी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है वो सभी आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में शिवसेना के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? ये भी जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, एकनाथ शिंदे हो जाएगा। इसलिए स्पेशली आप लोग 2023 का करंट अफेयर जितना भी है वो सभी जरूर कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया? या तो मौलिक अधिकार पूछा गया था कि मूल कर्तव्य पूछा गया था? आप लोग कमेंट बता दीजिए क्या पूछा गया, मैं दोनों बता देता हूं। अगर मौलिक अधिकार पूछा गया होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। अगर मौलिक कर्तव्य पूछा गया होगा तो USSR यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो भारतीय संविधान का आधा से ज़्यादा हिस्सा इसी संविधान से लिया गया है। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है, जो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से मिलता जुलता है। अगर बात करें आयरलैंड के संविधान से, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की भावना आयरलैंड के संविधान से लिया गया और साथ में DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की भावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा की बात करें तो भारतीय संविधान में संघ के प्रावधानों को अपनाया गया, जिसमें जो है एक सशस्त्र केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां निहित करना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति करना और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार शामिल है। अगर बात करें जापान की, तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है किस देश में हुआ था? ये जो है इंग्लैंड में 2009 में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो साल 2009 में 8 टीमों के उद्घाटन संस्करण में मेजबान इंग्लैंड ने लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड को हराकर पहला ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। साल 2023 में आयोजित 8वें संस्करण का फाइनल मैच जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया था। साल 2024 के टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका में करेगा और मैच जो है दुबई और शारजा में खेले जाएंगे। साल 2026 का टूर्नामेंट टीमों की संख्या बढ़कर 12 कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है और उसने जो है अब तक 6 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। ये सभी जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात किया जा रहा है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने भी एक एक बार यह खिताब जीता हुआ है। भारत ने अभी तक कभी भी महिला T20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। हालांकि साल 2020 के फाइनल में भारत पहुंचा था और इस साल 2024 वाला में भी भारत जो है महिला T20 बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखरी वंश किस साम्राज्य वंश का शासक घराना था? ये जो है कन्नौज साम्राज्य का शासक घराना था। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो मौखरी वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बरवा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से संबंधित कौन नहीं थे। ये जो है आपको ऑप्शन से था, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे महात्मा गांधी भी ऑप्शन में दिया गया था, तो महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया होगा तो ये बिल्कुल नहीं होंगे, प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं होंगे। अगर बात करें इनसे संबंधित कुछ अन्य व्यक्तियों का, तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, वासुदेव बावाजी नौरंगे हो जाएंगे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, वामन आबजी मोदक, नारायण गणेश चांदवरकर, वीरसेलिंगम पंतुलू, ये सभी जो है इससे संबंधित होगा। बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। यह समाज सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए अग्रणी था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाया था। इसने जो है बाल विवाह की प्रथा को विरोध किया और विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाने की वकालत भी किए थे। प्रार्थना समाज से कुछ गतिविधि जान लीजिए। अध्ययन समूह हो जाएगा, मिशनरियों का समर्थन हो जाएगा, एक पत्रिका चलाना हो जाएगा, कामकाजी लोगों के लिए रात्रि विद्यालय, निःशुल्क पुस्तकालय, महिला और छात्र संघ और एक अनाथालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलबर्गा किला का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था। अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो बहमनी वंश बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। गुलबर्गा किले का निर्माण बहमनी राजवंश के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने करवाया था। किले का क्षेत्रफल जो 0.5 एकड़ हेक्टेयर में है और परिधि की लंबाई 3 किलोमीटर में यानी 1.9 मील में है। यह दोहरी किलेबंदी के साथ अच्छी तरह से किलाबंद है। किले के चारों ओर 30 फीट जो है चौड़ी खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दर्शना झावेरी को किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2002 में दर्शना झावेरी को सम्मानित किया गया। ये जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगर बात करें मणिपुरी नृत्य के कुछ अन्य कलाकार के, तो सबसे पहले तो दर्शना झावेरी हो जाएगा, यमुलेम्बन गंभिनी देवी हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह हो जाएंगे, निर्मला मेहता हो जाएगा, चारू माथुर, नैना रंजना और सुवर्णा हो जाएगी, और देवयानी चलिया, और एक और जो हो जाएगा वो जो है सिंहजीत सिंह हो जाएंगे। यहाँ पर आगे है राजकुमार सिंहजीत सिंह हो जाएंगे। मणिपुर नृत्य में अपनी महाभारत के लिए जाने जाते हैं और उनका जन्म 1 मई 1935 को मणिपुर में हुआ था। गुरु बुद्धिमान मंत्र सिंह मणिपुर रासलीला नृत्य में प्रशिक्षण लेने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन में संकाय के रूप में आमंत्रित किए थे। अगर बात करें गुरु नव कुमार रासलीला सिखाने के लिए शांति निकेतन में शामिल हुए थे। सेनारिक सिंह राजकुमार मणिपुर नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुरु है। नीलेश्वर मुखर्जी जो है मणिपुर नृत्य के प्रसिद्ध गुरु है। अंतोम्बा सिंह भी मणिपुर नृत्य के प्रसिद्ध गुरु, ये सभी जो है मणिपुर नृत्य के गुरु के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉसम सावर जो है यहाँ पर सागर हो गया है, सावर होता प्राकृतिक घटना जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन में जो है नहीं दिया गया था। ये राज्य से हो जाएगा, यहाँ पर राज्य होना चाहिए था, गलत हो गया है। ये जो है राज्य आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था, बिल्कुल आंध्र प्रदेश सही होने वाला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है ब्लॉसम सावर नहीं होता है। अगर बात करें ब्लॉसम सावर वसंत ऋतु के दौरान होता है, जो केरल में आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। साथ में यह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ब्लॉसम सावर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। अगर बात करें तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 2020 में गोल्ड मेडल जीता गया था और पेरिस 2024 वाला जो हाल में हुआ है उसमें जो है सिल्वर मेडल जीता गया है। और ये जो है भाला फेंक से संबंधित है। अगर बात करें कुछ अन्य अवार्ड का, तो विश्व चैंपियनशिप में बुडापेस्ट 2023 में गोल्ड मेडल जीते थे। डायमंड लीग ज्यूरिख 2022 में फाइनल में भी जीते थे। साथ में एशियाई खेल जकार्ता 2018 और होंगजाओ 2022 में स्वर्ण मेडल जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट 2018 में भी गोल्ड मेडल जीते थे। उसके अलावा AIIF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप पोलैंड के ब्याडगोस्कज में भी 2016 में स्वर्ण मेडल जीते थे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंककर इतिहास रचे थे। वह ओलंपिक में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के इकलौते एथलीट है। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट है और भाला फेंकते हैं। उनका जन्म जो है 24 दिसंबर 1997 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका कार्य जो है प्रोटीन की पैकेजिंग करना और जो है अस्त्रावर करना हो जाएगा। यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगर बात करें गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करना और पैकेज करना होता है। यह कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है और इसके कुछ और काम जान लीजिए। जैसे गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं को प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है और इन्हें झिल्ली से बंधे पुटिकाओं में पैक करके रखता है। इन पुटिकाओं को लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या स्राव जैसे विभिन्न गंतव्यों तक ले जाया जाता है। अगर बात करें कुछ कोशिका के कुछ अन्य प्रश्न का, अगर प्रश्न पूछा जाए आत्महत्या के थैली किसे कहे थे, तो वो लाइसोसोम हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछा जाए तो राइबोसोम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस जो है शक्ति गृह, उसे जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा है। ये तीनों प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाता है। अगर बात करें, भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया। यह अधिनियम ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मशीनरी पर अपने विचार को व्यक्त किए थे? अगर सिंपल सा हिंद स्वराज आपको दिख गया, बस महात्मा गांधी आपको क्लिक कर देना था। अगर बात करें गांधी जी की 9 पुस्तकों में सत्य के साथ मेरा प्रयोग अथवा आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, हिंद स्वराज, ये सभी जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरी आमनोकर का संबंध किस राज्य से है? ये जो है महाराष्ट्र की रहने वाली है। भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी आमनोकर महाराष्ट्र से संबंधित है। उनका जन्म जो 10 अप्रैल 1932 को बॉम्बे के यानी अब मुंबई में हुआ था। उनका निधन 3 अप्रैल 2017 को मुंबई में हुआ था। किशोरी आमनोकर जयपुर घराने से जुड़ी हुई हैं। जयपुर घराना एक ऐसा संगीत समुदाय है जहाँ के संगीतकारों में एक खास संगीत शैली होता है। किशोरी आमनोकर को हिंदुस्तानी परंपरा में अग्रणी गायिकाओं में एक माना जाता है। उन्होंने जयपुर घराने के संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। किशोरी आमनोकर को साल 1987 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किशोरी आमनोकर की मां श्रीमती मोगूबाई कोडिकर भी इसी घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक पूछा गया था, कौन हो जाएगा? सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हो जाएगा। और विक्रम सेठ द्वारा कुछ अन्य पुस्तक जान लीजिए। द गोल्डन गेट के अलावा सेठ ने मैपिंग्स, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन गार्डन और ऑल यू ही स्लीप टुनाइट और 3 चाइनीज पोएट्स जो है, ये सभी विक्रम सेठ द्वारा पुस्तक लिखा गया। कुछ लोग बता रहे थे और सुइटेबल बॉय की जगह पर सिलेक्शन डे पुस्तक पूछा गया, तो इसके लेखक जो है अरविंद अडिगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किसके दरबार की यात्रा किया था? ये जो है जहांगीर के दरबार की यात्रा किया था। अगर बात करें, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत आया था। जहांगीर मुगल वंश के चौथे सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया। वर्ष 1615 में सर थॉमस रो ने उनसे मुलाकात किया था। कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न मिले हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। एक जो है वर्चुअस का एंटोनेम पूछा गया था। अगर बात करें इसके एंटोनेम का, तो बैड हो जाएगा, सिनफुल हो जाएगा। अगर बात करें इसके सिनोनिम का, तो राइटियस हो जाएगा, गुड हो जाएगा, उसी प्रकार मोरल हो जाएगा, मोरली करेक्ट हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, अपस्टैंडिंग हो जाएगा, हाई माइंडेड और राइट माइंडेड, राइट थिंकिंग, प्रिंसिपल्ड और एग्जाम्पलरी, ऐसे सभी जो है सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, बेनिफिशियल का जो है सिनोनिम पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था। मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। अगर सिनोनिम पूछा गया होगा तो एडवांटेजियस हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा और हेल्पफुल हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में जो है, यहाँ पर एंटोनिम देख लीजिए, डिसएडवांटेज हो जाएगा और डेट्रीमेंटल हो जाएगा।
नेक्स्ट जो पूछा गया था वो कंसीव का जो है स्पेलिंग एरर से प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार जो आपको जो है CONCEIV जो है ये बिल्कुल सही होने वाला है स्पेलिंग एरर। एक नेक्स्ट जो और स्पेलिंग एरर से पूछा गया था, अपॉलिंग पूछा गया था या अपीलिंग पूछा गया। ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों इसी प्रकार लिखा जाए तभी सही होने वाला है। यहाँ पर जो है एल के चक्कर में आपको गलत हो गया होगा। अगर अपॉलिंग में APPA अगर एक एल आई लिखा होगा तो मतलब गलत होगा, यहाँ पर डबल एल होगा तब ये सही होने वाला है। उसी प्रकार अपीलिंग में जो है डबल पी होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था, और ये इससे पहले भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें इस खेल का तो यह खेल जो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 के बीच आयोजित किया गया था। यह जो है खेल बर्मिंघम 2022 के नाम से जाना जाता है। इस खेल में टोटल जो है 72 देशों ने भाग लिया था और 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया था। भारत ने इस खेल में 61 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। इस खेल का आधिकारिक शुभांकर पेरी द बुल था। पेरी का नाम बर्मिंघम के उस इलाके पेरीबर्ग के नाम से रखा गया था जहां इन खेलों का मुख्य आयोजन स्थल अलेक्जेंडर स्टेडियम है। अगर बात करें साल 2026 में होने वाला राष्ट्रीय खेल जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, यह ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। विक्टोरिया राज्य के 5 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केलुचरण महापात्र को किस नृत्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सभी को लोगों को पता है, ओडिसी के लिए जो है केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था। और ओडिसी के जीर्णोद्धार जो पुनर्जीवित भी केलुचरण महापात्र द्वारा ही किया गया था। अगर बात करें कुछ अन्य ओडिसी नृत्यांगना का, वो सभी देख लीजिए क्योंकि आगे के दिनों में बहुत बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न होने वाला है। सोनल मानसिंह भी ओडिसी से संबंधित है। शेरोन लेवेन ओडिसी से संबंधित है। संजुता पानीगाड़ी जो है संयुक्ता पानीगाड़ी ओडिसी से संबंधित है। केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है। माधवी मृदुगुल ओडिसी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी ओडिसी से संबंधित है। मीनाती मिश्रा ओडिसी हो जाएगा। पंकज चरण दास भी ओडिसी हो जाएगा। मायाधर राउत भी ओडिसी हो जाएगा। किरण सहगल भी ओडिसी से संबंधित हैं। कुछ और बचा हुआ है, शाश्वत जोशी ओडिसी से संबंधित है। देवा प्रसाद दास ये भी ओडिसी से संबंधित है। रंजना गौहर ओडिसी से संबंधित है। और ये जो है एमटी से पूछा गया 1 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में। प्रतिमा बेदी ओडिसी से संबंधित है। कोलिना शक्ति ओडिसी से संबंधित है। सुजाता महापात्र ओडिसी से संबंधित है। शर्मिला विश्वास भी ओडिसी से संबंधित है। प्रियंबा मोहंती हेजमदी ये भी ओडिसी से संबंधित है। इंद्रानी रहमान भी ओडिसी से संबंधित है। गंगाधर प्रधान भी ओडिसी हो जाएगा। कुमकुम मोहंती भी ओडिसी से संबंधित। ये सभी जो है ओडिसी के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है। इसके संगीतकार जो है पंडित रविशंकर हो जाएगा। अगर बात करें कुछ अन्य ग्रैमी अवार्ड का तो साल 2024 के ग्रैमी अवार्ड में भारत के 5 संगीतकारों ने पुरस्कार जीता है। जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और सिल्वा गणेशन विनायक राम, ये सभी जो है 2024 के ग्रैमी अवार्ड के प्राप्त करता है। अगर बात करें पंडित रविशंकर को, सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। उन्हें जो 4 अलग अलग शैलियों में सालों में ग्रैमी अवार्ड मिला था। साल 2013 में उन्हें ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात करें जाकिर हुसैन को तो संगीतकार जाकिर हुसैन को साल 1992 और 2009 में ग्रैमी अवार्ड मिला। ये सभी प्रश्न आपके आगे आने वाले दिनों में पूछा जाने वाला है। रिकी केज, बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है और विंड ऑफ शमशार के लिए भी रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। शंकर महादेवन ने अपने संगीत के क्षेत्र में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्होंने यह अवार्ड अपनी पत्नी को समर्पित किया था। राकेश चौरसिया भी महान बांसुरी वादक है और हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसके अलावा जुबिन मेहता, अनुष्का शंकर, विश्व मोहन भट्ट, एल शंकर, RTH विनायक राम जैसे कई संगीत कलाकार भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी में किस फसल का जिक्र नहीं किया गया। इसका ऑप्शन तो मिला नहीं है लेकिन आप जान लीजिए कौन कौन सा इसमें फसल का जिक्र किया गया। अगर बात करें आईने अकबरी में गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलों का जिक्र मिलता है। आईने अकबरी मुगल काल के बारे में जानकारी देने वाला एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें कृषि से जुड़ा कई बातें बताया गया। अगर बात करें यह ग्रंथ मुगल काल की बारीकियों को अवगत कराता है। इसमें किसानों को विस्तृत विवरण मिलता है।
इसमें कृषि के निरंतर विस्तार के लिए जिम्मेदार 3 कारकों का जिक्र मिलता है। ये कारक भूमि की प्रचुरता, उपलब्ध श्रम और किसानों की गतिशीलता को दर्शाता है। इसमें जो है चावल, गेहूँ, बाजरा जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों का खेती के सबसे ज़्यादा करने की बात बताया गया है। आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। इसका मतलब है अकबर के संस्थान। इसमें अकबर के दरबार और प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह जो कर्नाटक राज्य से संबंधित हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोक नृत्य और आर्ट एंड कल्चर के सभी प्रश्न कराए हुए, आप लोग जो लास्ट में एंड स्क्रीन में जो आएगा प्लेलिस्ट उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें, यह कर्नाटक के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य संगीत, गीत, विद्वानों के संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक अनूठा संयोजन है। यक्षगान को कभी कभी आटा या आना भी कहा जाता है। यक्षगान को भारत सरकार ने कर्नाटक यक्षगान का दर्जा दिया है। यह नृत्य नाटिका का एक अनूठा रूप है जो पौराणिक कहानियों को बताता है। इसमें जो है यक्षगान की कहानियों में रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य प्राचीन भारतीय परंपराओं के महाकाव्यों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज नीति की शुरुआत कब किया गया था? अगर ये प्रश्न पूछा गया तो 1993 ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसने जो खनन क्षेत्र का उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराना किला का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन में अगर आपको हुमायूं और शेर शाह दोनों होगा तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें शेर शाह सूरी का, तो भारत के मुस्लिम शासकों में सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनका जन्म बिहार के सासाराम में 1486 में हुआ था। उनका असली नाम फरीद था, यानी कि बचपन का नाम फरीद था। उन्होंने 1540 में मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना किया था। शेर शाह सूरी ने कई प्रशासनिक सुधार भी किया था। उन्होंने भारत में पहली बार चांदी का सिक्का यानी रुपया जारी किया था। शेर शाह सूरी ने भारत की डाक व्यवस्था को फिर से संगठित किया था। उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बढ़ाया था। उन्होंने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। उन्होंने राजगीर व्यवस्था की जगह कबूलियत व्यवस्था लागू किया था। जागीर व्यवस्था की जगह पर कबूलियत व्यवस्था को लागू किया था। शेर शाह सूरी की मौत जो है 22 मई 1545 को कालिंजर के घेराबंदी के दौरान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर एक बचा हुआ है, शेर शाह सूरी को सासाराम के मकबरे में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले भारतीय उपमहाद्वीप के साम्राज्य कौन था? अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य पहले नंबर पर आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था तथा यह वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था तथा अपने शासकों द्वारा सुगठित यह केंद्रीकृत शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैडमिंटन के खेल में लव शब्दावली का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ जो है एक खिलाड़ी जो 0 पॉइंट पर है उसे लव शब्द कहा जाता है। अगर बात करें कुछ अन्य शब्दावली का, तो शटल कॉक जो है बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाला वस्तु को शटल कॉक या बडी या शटल कहते हैं। यह कॉर्क से बना होता है और इसके गोल पर आधार पर हंस के 16 पंख चिपके होते हैं। अगर बात करें स्मैश का, तो यह बैडमिंटन में सबसे शक्तिशाली शॉट का स्मैश कहते हैं। इसे आमतौर पर 4 हैंड पर खेला जाता है। सर्विस की बात करें तो बैडमिंटन में सर्व हमेशा अंडर आर्म और सर्वर की कमर के नीचे करना चाहिए। अगर बात करें लेट, जब रिसीवर तैयार होने से पहले सर्वर सर्व कर देता है तो अंपायर पॉइंट को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। इसे जो है लेट कहा जाता है। अगर बात करें शॉट का, तो अगर शटल कोर्ट के सामने बाउंड्री के बाहर गिरती है तो इसे शॉट कहा जाता है। अगर लॉन्ग की बात करें तो अगर शटल कोर्ट के पीछे की सीमा से बाहर गिरता है तो इसे लॉन्ग कहा जाता है। वाइड की बात करें, अगर शटल कोर्ट के किनारे की सीमा से बाहर गिरता है तो इसे वाइड कहा जाता है। सर्विस ओवर की बात करें तो अगर आपने एक सर्व किया और एक रैली हार गए तो इसे सर्विस ओवर कहा जाता है। और बैडमिंटन में कुछ जुड़े हुए सब जान लीजिए, 4 हैंड, ड्रॉप, नेट, लव और डबल फोर्ट संबंधित, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया था। अगर मैंने जो है योजना का वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के किस परत को नीफे कहा जाता है? ये क्रोड को परत जो है नीफे कहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सियाल, सीमा, नीफे, यानी क्रोड को जो है नीफे कहा जाता है। यानी
इंग्लिश में बात की जाता है क्रस्ट मेंटल कोर होता है, यानी सबसे निचले बॉडी पार्ट को कोर कहा जाता है, जिसे नेफा कहा जाता है। अगर बात करें सियाल का तो उसे जो क्रस्ट कहा जाएगा, और सीमा को जो है क्या कहा जाता है, क्रस्ट मेंटल कहा जाएगा, और नीचे सबसे लास्ट वाले को क्रोड कहा जाता है, यानी कोर हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह पृथ्वी के 3 मुख्य परतों में सबसे पतली परत है। यह पृथ्वी के आयतन का 1% से भी कम होता है। पृथ्वी की पपड़ी की औसत गहराई जो है 24 किलोमीटर है, लेकिन यह 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच बदलता रहता है। समुद्र के नीचे यह कम मोटी होता है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह ज़्यादा गहरी होता है। पहाड़ों की चोटियों पर सबसे मोटी होता है। पृथ्वी की पपड़ी चट्टानों, खनिजों और धातुओं से बना होता है। इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। पृथ्वी की पपड़ी को 3 परतों में बांटा गया है। अवसादी परत, ग्रेनाइट परत और बेसाल्टिक परत में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की पपड़ी लिथोस्फीयर का शीर्षक घटक होता है। लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट में टूटा हुआ है, जो गति करता रहता है। पृथ्वी के पपड़ी और मेंटल के बीच की सीमा को मोहरिकविक असात्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन माई बॉडी ऑन माई माइंड माई सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? मोनिका सेलेस द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, C2H6 का IUPAC नाम पूछा गया था, तो IUPAC नाम जो एथेन हो जाएगा। अगर बात करें C2H6 का एक रासायनिक नाम एथेन है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैसीय हाइड्रोकार्बन है। एथेन पैराफिन श्रृंखला से जुड़ा हुआ यह सहयोजिक यौगिक है। इसके संरचना इस प्रकार है। अगर बात करें, इसमें 2 कार्बन परमाणु होता है। यह दोनों कार्बन परमाणु एकल संयोजक बंध से जुड़े होते हैं। इन कार्बन परमाणुओं से 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापुआ न्यू गिनी के अलावा नरेंद्र मोदी को किस और देश से सम्मानित किया गया था? फिजी द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर बात करें नरेंद्र मोदी को अन्य सर्वोच्च सम्मान जो देशों द्वारा दिया गया है, अगर उनके बात करें तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो जो है ये भूटान द्वारा 2021 में सम्मानित किया गया था। लीजन ऑफ मेरिट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2020 में सम्मानित किया गया था। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनसेंस बहरीन द्वारा 2019 में सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो है मालदीव द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम किला किस नदी किनारे स्थित है? यह जो है हुगली नदी के किनारे कोलकाता में स्थित है। अगर बात करें, इस किला का निर्माण जो है 1696 ब्रिटिश ईस्ट कंपनी द्वारा सर जॉन गोल्ड्सबेरो के आदेश पर बनाया गया था, जिसे पूरा होने में 1 दशक का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद का मैंने वीडियो दिया हुआ डिटेल वीडियो, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज ये 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट होगा। अगर इसमें कुछ और प्रश्न भी मिलते हैं तो उसको जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। आज इतना ही मिला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हुआ है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे के जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर SSC एस्पिरेंट 7 सर्च कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो जितने भी 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी एग्जाम एनालिसिस के सारे PDF मिल जाएगा, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।